हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर एक बार हम हिंदी व्याकरण क्लास 10th के अगले भाग को देखेंगे और वह है वाच्य। वाच्य को भी आप पहले से पढ़ते रहे हैं। मैं पहले भी आप लोगों को बताते रहा हूँ कि हिंदी व्याकरण में मूलतः जो कुछ भी पढ़ना होता है वह हम लोग पिछले वर्गों में भी पढ़ते होते हैं और उसी का थोड़ा विकसित रूप आगे के क्लास में हम पढ़ते हैं। वाच्य से भी आप परिचित हैं, क्लास 8 में भी आपने वाच्य पढ़ा है। यहाँ हम लोग उसी वाच्य को दोहराएंगे। वाच्य वचन शब्द से बना हुआ है, अर्थात जो हम लोग बोलते हैं, जो हम कथन करते हैं, उसी को ये देखना है कि क्रिया का रूप कैसा होगा। समझने के लिए आप इतना ही ध्यान रखिएगा कि क्रिया का रूप जिस प्रकार से होता है, जिसके आधार पर होता है, कर्ता, कर्म या भाव, उसी से वाच्य का निर्धारण होता है। इंग्लिश में आप लोगों ने वॉइस पढ़ा है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। हिंदी में वही कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य के रूप में जाना जाता है। अंतर यही है कि कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य के अतिरिक्त हिंदी में एक भाववाच्य की भी कल्पना की गई है। कर्ता की प्रधानता हो तो कर्तृवाच्य, कर्म की प्रधानता हो तो कर्मवाच्य और भाव की प्रधानता हो तो भाववाच्य। इस प्रकार 3 रूपों में लिया गया है, जबकि एक्टिव वॉइस में द वर्ब इज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट and if the verb is according to the object it is passive voice। इंग्लिश में हम लोग ऐसे कहते हैं, लेकिन हिंदी में हम लोग इसी को कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य के रूप में देखेंगे। इस प्रकार वाच्य की परिभाषा बनती है कि कर्ता के क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि उसका स्वरूप, यानी वह जो क्रिया हो रही है उसका फल किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर, कर्म पर या भाव पर। हम उदाहरणों के द्वारा ही इसको समझ सकते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये एक वाक्य है, सरल वाक्य है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पढ़ा रहा हूँ हुआ, मैं पुल्लिंग है इसलिए रहा हूँ हुआ। अगर कोई मैडम आपको पढ़ाती होती तो वह कहती मैं आपको पढ़ा रही हूँ। आपने देखा क्रिया का रूप बदल गया, यानी स्त्रीलिंग कर्ता होने पर वह स्त्रीलिंग क्रिया हो गई। अगर ढेर सारे शिक्षक पढ़ा रहे होते बहुवचन में, तो शिक्षक आपको पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे शिक्षक आपको पढ़ा रहे हैं, ये बहुवचन होता तो ये बहुवचन में ही चला जाता। अर्थात आप देख रहे हैं यहाँ पढ़ाने की क्रिया की जा रही है किसके द्वारा, शिक्षक के द्वारा, शिक्षिका के द्वारा, शिक्षिका के द्वारा या ढेर सारे शिक्षकों के द्वारा। यह स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, एक वचन है या बहुवचन है, इसी के आधार पर क्रिया के स्वरूप का निर्धारण हो रहा है। इससे स्पष्ट है कि यहाँ क्रिया को संचालित करने वाला कर्ता है। वाक्य का जो कर्ता है वही क्रिया को संचालित कर रहा है। लेकिन अगर इसी को कहा जाता कि शिक्षक के द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है, तो ये शिक्षक के द्वारा नहीं, शिक्षक से वो संचालित नहीं होता है। क्यों? इसको भी आप उसी उदाहरण में देखें। शिक्षिका के द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है, शिक्षकों के द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि लिंग और वचन उसी प्रकार बदल रहा है, लेकिन पढ़ाया जा रहा है जो क्रिया का रूप है वह जैसे था वैसे ही रह गया, क्योंकि यह आपके द्वारा संचालित हो रहा है।
कर्म के द्वारा संचालित हो रहा है, और कर्म वही है, इसलिए इसका स्वरूप वही रह गया। इस प्रकार वाच्य को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। वाच्य के 3 भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य से हम प्रारंभ करेंगे। कर्तृवाच्य का प्रयोग, जैसा हमने कहा कि कर्ता के द्वारा संचालित क्रिया का स्वरूप कर्तृवाच्य कहा जाता है। एक दूसरा उदाहरण हम लें, उदाहरण से ही समझना ज़्यादा सरल होता है। सामान्य रूप से अभी हमने देखा कि छात्र पुस्तक पढ़ता है, छात्रा पुस्तक पढ़ती है। छात्र पुस्तक पढ़ता है, छात्र पुल्लिंग है, पुस्तक पढ़ता है। छात्रा पुस्तक पढ़ती है, ये स्त्रीलिंग है। जैसे इसी को अगर यहाँ कर्ता की प्रधानता हुई, लेकिन अगर इसमें कर्म की प्रधानता हो जाए तो हो जाएगा छात्र के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब यहाँ छात्र पुल्लिंग है लेकिन क्रिया स्त्रीलिंग है। क्यों? क्योंकि अब उसके लिंग का निर्धारण छात्र के आधार पर नहीं बल्कि पुस्तक के आधार पर हो रहा है। आपने क्या देखा कि जब कर्म संचालित करने लग गया तो वहाँ कर्मवाच्य हो गया, और यह क्रिया का स्वरूप कर्म पुस्तक के आधार पर स्त्रीलिंग। एक बहुत बढ़िया उदाहरण है, सामान्य रूप से दिया जाता है। राम ने रोटी खाई। अब कहिए कि यहाँ रोटी के आधार पर हो गया। सीता ने भात खाया, भात के आधार पर हो गया। आप प्रश्न उठा सकते हैं कि तब तो सर ये कर्तृवाच्य नहीं हुआ, क्योंकि राम ने रोटी खाई आप कह रहे हैं, तो रोटी के आधार पर स्त्रीलिंग है, रोटी इसलिए हुआ। यहाँ रोटी वाच्य के आधार पर नहीं हुआ है, बल्कि कर्ता के ने पर सर्ग का प्रयोग होने के कारण ऐसा हुआ है। भूतकाल में ऐसा है, लेकिन अगर यही वर्तमान काल में होता तो राम रोटी खाता है। यहाँ पर रोटी के आधार पर नहीं होता, राम रोटी खाता है। सीता भात खाती है, राम रोटी खाता है, लड़का रोटी खाता है, लड़की भात खाती है। अब इसी को ये कर्तृवाच्य में है, लेकिन अगर इसी को कर्मवाच्य में बना दिया जाए तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, रोटी स्त्रीलिंग है, भात पुल्लिंग है। जब कर्मवाच्य में यह बदलने लगेगा तो कर्मवाच्य में हो जाएगा लड़का के द्वारा रोटी खाई जाती है। अब स्त्रीलिंग, सीता स्त्रीलिंग है, लेकिन कर्मवाच्य में क्या हो जाएगा? सीता के द्वारा भात खाया जाता है। देखा आपने अंतर कि कर्मवाच्य में रोटी के आधार पर क्रिया का निर्धारण हुआ, इसलिए राम पुल्लिंग करता रहते हुए भी वह स्त्रीलिंग क्रिया का रूप दिया गया। सीता स्त्रीलिंग करता रहते हुए भी भात कर्म पुल्लिंग है, इसलिए वो पुल्लिंग क्रिया का प्रयोग हुआ। इसलिए दो बातें तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि कर्तृवाच्य में क्रिया का निर्धारण कर्ता करता है और कर्मवाच्य में क्रिया का निर्धारण कर्म के द्वारा होता है। लेकिन यदि क्रिया का निर्धारण न कर्ता के द्वारा हो और न कर्म के द्वारा हो, बल्कि भाव के आधार पर हो, तो वो भाववाच्य होता है। प्रश्न आपके मन में उठेगा, ये भाव क्या होता है सर? भाव तो हम जानते हैं
कि अभी दूध का भाव बढ़ा हुआ है, चीनी का भाव बढ़ा हुआ है। भाव भावना से जुड़ा हुआ है, यानी जो वक्ता कह रहा है, जो वक्ता है, बोलने वाला है, वह बोलने वाले के भाव को देखा जाता है, उसके भावना को देखा जाता है, वह कहना क्या चाह रहा है। अगर भाववाच्य को समझने में ही स्टूडेंट्स को कठिनाई होती है तो इसके लिए सबसे आसान उपाय यह है कि आप यह जानिए कि अकर्मक क्रिया में, जहाँ कर्म नहीं है, आप क्रिया के दो भेद जानते हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया उसको कहते हैं जिसमें कर्म लगा हुआ हो या कर्म का प्रयोग हो सकता हो, जबकि अकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जहाँ कर्म का प्रयोग नहीं हो सकता है। जैसे अभी जो उदाहरण हम लोगों ने लिया है उसमें हम देखते हैं कि लड़का रोटी खाता है, तो यहाँ कर्ता लड़का है, कर्म रोटी है और खाता है क्रिया है। तो खाता है क्रिया सकर्मक है, क्योंकि रोटी खाता है। क्या खाता है? आपको पहले के वर्गों में बताया गया होगा कि क्रिया में क्या लगाकर प्रश्न कीजिए, अगर आपको उसका उत्तर मिलता है तब वह सकर्मक क्रिया है, लेकिन अगर आपको उत्तर नहीं मिलता है तो वह कर्मक क्रिया है। जैसे लड़का जाता है, प्रश्न कीजिए लड़का क्या जाता है, इसका जवाब नहीं मिलेगा। लड़का कहाँ जाता है, जवाब मिलेगा। लड़का क्यों जाता है, जवाब मिलेगा। लड़का कब जाता है, जवाब मिलेगा। लेकिन लड़का क्या जाता है, ये जवाब नहीं मिलेगा। इसीलिए ये जाता है क्रिया यहाँ अकर्मक है। इस प्रकार आप सकर्मक और अकर्मक को पहचान लेंगे, और जब क्रिया सकर्मक होती है तभी वह कर्मवाच्य में परिवर्तित होने वाला वाक्य होता है, या वहाँ कर्मवाच्य का प्रयोग हो सकता है। आप यहाँ पर आपकी पुस्तक में कर्तृवाच्य के प्रयोग को दिखा गया है और कर्मवाच्य के प्रयोग को दिखाया गया है और भाववाच्य के प्रयोग को भी दिखाया गया है। आप पुस्तक से तो उसकी परिभाषा मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूँ कि परिभाषा पढ़ने के लिए और देखने के लिए आप पुस्तक को अवश्य देखें, उसमें समझाए गए तथ्यों की ओर आप ध्यान दें। लेकिन समझने के लिए मैं आपको इस वीडियो में या कभी भी क्लासरूम में पढ़ाते समय आपको समझने के लिए शिक्षक बताते हैं कि आप इसको इस रूप में समझा कीजिए। यहाँ 3 बातें स्पष्ट हो गई कि अगर क्रिया कर्ता के आधार पर हो तो कर्तृवाच्य, अगर क्रिया कर्म के आधार पर हो तो कर्मवाच्य, और क्रिया न तो कर्ता के आधार पर हो न कर्म के आधार पर हो बल्कि भाव ही प्रधान हो तो वहाँ भाववाच्य कहा जाता है। यहाँ संदेह होता है कर्मवाच्य और भाववाच्य में स्टूडेंट्स को। कर्तृवाच्य को पहचानने में कहीं कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन कर्मवाच्य और भाववाच्य ये दोनों एक जैसे ही होते हैं, थोड़ा सा अंतर है। भाववाच्य में मुख्य रूप से असमर्थता को दिखाया जाता है। असमर्थता इन द सेंस कि जैसे मुझसे अब बोला नहीं जाता, अब यहाँ मेरी असमर्थता है। माँ से चला नहीं जाता, यहाँ माँ स्त्रीलिंग है, माँ से चला नहीं जाता। पिताजी से चला नहीं जाता, अब यहाँ आप देख रहे हैं चला नहीं जाता वो वैसा ही है, वो माँ के लिए स्त्रीलिंग नहीं है। माँ के द्वारा चली नहीं जाती ऐसा नहीं होता है, माँ के द्वारा चला नहीं जाता, पिताजी के द्वारा चला नहीं जाता, मुझसे बोला नहीं जाता, लड़कियों से गाया नहीं जाता। ये सारा तो यहाँ भी वही लगता है, से के द्वारा का प्रयोग होने के कारण लगता है कि कर्मवाच्य में भी तो वही था सर। लेकिन अंतर यही है कि इसमें असमर्थता की बात है। दूसरी बात, कर्म यहाँ नहीं है और कर्म नहीं होने के कारण ये अकर्मक क्रिया है, और अकर्मक क्रिया के द्वारा ही भाववाच्य बनता है। भाववाच्य में उन्हीं वाक्यों को प्रकट किया जाता है जिसमें क्रिया अकर्मक होती है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में एक्टिव और पैसिव वॉइस तो हमने कहा था,
लेकिन एक भाववाच्य हिंदी में अधिक है। हमारी भाषा समृद्ध है, इसलिए वाच्य में भी एक और लिया गया। संस्कृत समृद्ध है, आपने देखा होगा कि हर लैंग्वेज में लगभग एक वचन और द्विवचन बहुवचन होता है, जबकि संस्कृत में एक द्विवचन भी होता है। द्विवचन का प्रयोग विशेष रूप से होता है, दूसरी किसी भाषा में आप नहीं पाएंगे द्विवचन का प्रयोग, लेकिन संस्कृत में है। ये तो भाषा की समृद्धि पर निर्भर करता है और उसके व्याकरण पर निर्भर करता है। हम लोग अब प्रश्न यह है कि हम लोग एक वाक्य से दूसरे वाक्य में परिवर्तन कैसे करते हैं। ठीक इंग्लिश में जैसे आप लोग देखे हैं वैसा ही इसमें भी होता है। अभी हमने देखा लड़का रोटी खाता है, लड़के के द्वारा रोटी खाई जाती है। हमने क्या परिवर्तन किया? लड़का था तो उसको हमने लड़के के द्वारा या लड़के से, यानी से ये के द्वारा ये लगा देते हैं, लड़के के द्वारा। अब उसके बाद कर्म जैसे के तैसे रह गया, और जो खाता है को खाया जाता है कर दिया जाता है, यानी जाना क्रिया का एक रूप इसमें लगाया जाता है। याद रखिए इसी को कि जाना क्रिया का रूप अगर नहीं लगा हुआ है ना तो वो कर्मवाच्य हो नहीं सकता है, उसमें जाना क्रिया का रूप लगा हुआ रहेगा। और एक और महत्वपूर्ण बात जो आप याद रखिएगा कि जिस काल में कर्तृवाच्य की क्रिया है उसी काल में कर्मवाच्य की भी क्रिया होगी। इसी एक को मैं अलग अलग काल में आपको बनाकर अब बतला रहा हूँ तो आसानी से आप समझ जाएंगे। अभी हमने कहा लड़का रोटी खाता है तो लड़के के द्वारा रोटी खाई जाती है। लड़का रोटी खा रहा है, लड़के के द्वारा रोटी खाई जा रही है। लड़का रोटियां खा रहा है, लड़के के द्वारा रोटियां खाई जा रही हैं। आपने देखा रोटियां बहुवचन हुआ, वहाँ रूप बदल गया, वह भी बहुवचन हो गया। लड़का रोटी खाएगा, लड़के के द्वारा रोटी खाई जाएगी। लड़के ने रोटी खाई भूतकाल में, अभी आपने देखा भविष्यकाल में लड़का रोटी खाएगा, लड़के के द्वारा रोटी खाई जाएगी। लड़के ने रोटी खाई, लड़के के द्वारा रोटी खाई गई। शिक्षक ने पढ़ाया, शिक्षक के द्वारा पढ़ाया गया। शिक्षक पढ़ा रहे हैं, शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। हम लोग गेंद खेल रहे हैं, हम लोगों के द्वारा गेंद खेली जा रही है। गेंद स्त्रीलिंग है। मतलब जिस क्रिया का प्रयोग कर्तृवाच्य में हुआ, क्रिया में जिस काल का प्रयोग हुआ है उसी काल में कर्मवाच्य में होगा। ये एक महत्वपूर्ण बात है। आप कभी स्टूडेंट्स धोखा में पड़ जाते हैं। जैसे लड़के पतंग उड़ाते हैं और लड़के पतंग उड़ा रहे हैं, दोनों में अंतर है। लड़के के द्वारा पतंग उड़ाई जाती है और लड़के के द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है, बदलेगा। अर्थात जाना क्रिया का, गौर से इसको समझने की चीज़ है, जब हम जाना क्रिया का रूप लगाएंगे तो वही रूप देंगे जो उसमें है, वही काल का रूप रहेगा। गा रहा है, गाया जा रहा है, गाता है, गाया जाता है, गाया, गाया गया। समझ रहे हैं? इस प्रकार से अर्थात काल का रूप वही रहता है, उसी टेंस में वह रहता है। अंग्रेजी में ऐसी बात नहीं है। इंग्लिश में आप जब करते हैं तो आप उसमें सब में थर्ड पर्सन का यूज करते हैं। आप देखे होंगे इज ईटेन, इज रेड, इज केप्ट, इस प्रकार से होता है। लेकिन हिंदी में आपको लिंग, वचन और काल, ये तीनों के आधार पर बदलना पड़ेगा। भाववाच्य में बदलने के लिए भी
अगर हम भाववाच्य में किसी को बदल रहे हैं तो पहली बात तो यह है कि भाववाच्य में तभी बदला जाएगा जब क्रिया अकर्मक होगी, अकर्मक क्रिया है ना। जैसे हमने कहा ना कि अब मुझसे चला नहीं जाएगा, अब आप देख रहे हैं मुझसे चला नहीं जाएगा, जाना क्रिया वाला आ गया, समझ लीजिए कि जाना क्रिया कर्मक है, इसलिए ही भाववाच्य है। ठीक है, भाववाच्य है। अब कहें कि इसको अगर कर्तृवाच्य हमको बदलने का रहता तब, अब मुझसे चला नहीं जाएगा, अब चला नहीं जाएगा, देखिए असमर्थता बता रहा है ना, तो अब मैं चल नहीं सकूंगा, मैं चल नहीं सकूंगा, लड़की चल नहीं सकेगी। लड़की का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि स्त्रीलिंग को समझने में आपको सुविधा हो कि लड़की चल नहीं सकेगी, लड़का चल नहीं सकेगा, तो लड़के से चला नहीं जाएगा और लड़की से चला नहीं जाएगा। भाववाच्य में आते ही दोनों जाएगा जाएगा हो गया, अर्थात उसका रूप भाववाच्य में सदा अन्य पुरुष एक वचन में ही होता है, बहुवचन भी नहीं होता है, बहुवचन भी नहीं बदलता है। भाववाच्य की एक महत्वपूर्ण पहचान यह है कि उसमें क्रिया सदा एक वचन और अन्य पुरुष में ही होती है। आप अन्य पुरुष जानते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष में मैं तुम यह होता है और मुख्य रूप से यही है। पुस्तक के अनुसार हम लोगों ने यह देखा कि वाच्य के दो भेद हुए, एक कर्तृवाच्य और एक अकर्तृवाच्य, और अकर्तृवाच्य के दो भेद कर्मवाच्य और भाववाच्य किए गए। इसी को हमने तीन भेद करके कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य कहा। इस रूप में आप इसको अलग से भी ले सकते हैं, यानी दो भेद ही पहले हुआ, एक्टिव और पैसिव वाला, कर्तृ और अकर्तृ, कर्तृवाच्य। नए व्याकरण में इस प्रकार की बात आती है। और उसी अकर्तृवाच्य के दो भेद कर दिए गए हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। दोनों एक जैसे होते हैं, लेकिन अंतर यही है कि भाववाच्य अकर्मक क्रिया के द्वारा तय होता है और कर्मवाच्य सकर्मक क्रिया के द्वारा। अगर क्रिया आपको सकर्मक नजर आए तो उसे आप कर्मवाच्य मानिए, और क्रिया अगर अकर्मक है तो भाववाच्य है। असमर्थता बताने वाला भाववाच्य होता है। इसमें ढेर सारे उदाहरण दिए गए हैं, आपको इसका भेजा जाएगा। ऐसे आपके भी ये पुस्तक होगी, 9th क्लास में आपने ये पुस्तक खरीदी है और उसी में है। यहाँ देखिए, आपको पूछा जाएगा कि किस वाच्य में है, ये पहचानना है। फिर आपको होगा कि कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में बनाइए। ये ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, आप ही देखिए कि इसमें वही है। कर्तृवाच्य में डैश क्रियाएं हो सकती हैं, इसमें कर्ता के डैश को महत्व दिया जाता है, और ये विकल्प है दिया हुआ कर्मक, सकर्मक, कर्तृत्व, गौण। तो कर्तृवाच्य में दोनों में से कोई भी क्रिया हो सकती है, जबकि कर्मवाच्य में सदा सकर्मक क्रिया होती है और कर्म की प्रधानता होती है। ये इसमें आप देख लेंगे। कर्तृवाच्य में बदलने के लिए कहता है, देखिए, बालक से पत्र लिखा जाता है, देख रहे हैं, जाता है, ये कर्मवाच्य में है। बालक से पत्र लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? पत्र लिखा जाता है, लिखा जाता है, ये सामान्य वर्तमान काल में है। तो इसका कर्तृवाच्य भी हम सामान्य वर्तमान काल में बनाएंगे, बालक पत्र लिखता है। यही अगर रहता कि बालक के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है, तब आप बनाते बालक पत्र लिख रहा है। यदि यही रहता कि बालक ने पत्र लिखा, तो आप बनाते बालक के द्वारा पत्र लिखा गया। अब पत्र है पुल्लिंग, जरा इसको चिट्ठी बना दीजिए तो। बालक ने चिट्ठी लिखी, बालक के द्वारा चिट्ठी लिखी गई। बालक चिट्ठी लिखता है, बालक के द्वारा चिट्ठी लिखी जाती है। बालिका से गाना नहीं गाया गया, बालिका ने गाना नहीं गाया, गाया गया। गाया ये गीत वाला गाया है, गाना वाला, और गया ये जाना वाला क्रिया बदला। हमने आपको कहा कि कर्मवाच्य में और भाववाच्य में जाना क्रिया का कोई रूप, जाएगा, जाता है, जा रहा है,
ये सारा कुछ रहता है। इस प्रकार आप परिवर्तित करेंगे। कर्मवाच्य में बदलना है। अशोक पुस्तक पढ़ता है, अशोक के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। आप शतरंज खेलेंगे, भविष्य काल में आपके द्वारा शतरंज खेला जाएगा। आकाश में पक्षी उड़ते हैं, आकाश में पक्षी द्वारा उड़ा जाता है। रमा दूध पी रही है, इसी काल में होगा। रमा के द्वारा दूध पिया जा रहा है, दूध पुल्लिंग है। इस प्रकार एक प्रकार के एक वाच्य के वाक्य से दूसरे वाच्य में आपको बदलना होता है, वाच्य में परिवर्तन करना होता है। कर्तृवाच्य में जैसा आपने देखा, अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाएं हो सकती हैं, क्योंकि प्रधान है कर्ता। लेकिन कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया होती है और भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रिया होती है। हमारा विश्वास है वाच्य से संबंधित आपकी समस्याओं का समाधान इसमें हो गया होगा। और हम लोगों ने आज इस वीडियो के माध्यम से यह जाना कि वाच्य के दो भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, अकर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, अकर्तृवाच्य जिसमें कर्ता की प्रधानता नहीं हो, अलग गया। और उसी अकर्तृवाच्य को दो भाग में बांटा जाता है, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसलिए आप मूलतः इसके तीन भेद को ही अपने सामने रखेंगे, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। दूसरा बिंदु यह कि कर्तृवाच्य में कर्ता के आधार पर क्रिया का रूप होता है, कर्मवाच्य में कर्म के आधार पर क्रिया का रूप होता है, और भाववाच्य में न कर्ता के आधार पर न कर्म के आधार पर बल्कि भाव के आधार पर क्रिया का निर्धारण होता है। एक वाच्य से दूसरे वाच्य में बदलते समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे, पहचानेंगे कि कर्ता कौन सा है, कर्म कौन सा है और क्रिया का कौन सा काल है। लिंग और वचन पर ध्यान देंगे कि जिस लिंग का हो, जिस वचन का हो, उसी के आधार पर अगर हम कर्तृवाच्य में बदल रहे हैं तो कर्तृवाच्य का लिंग देखेंगे। अगर स्त्रीलिंग है तो क्रिया को स्त्रीलिंग देंगे, पुल्लिंग है तो क्रिया को पुल्लिंग देंगे। ठीक इसी प्रकार कर्मवाच्य में जब देखेंगे तो कर्म अगर स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग क्रिया देंगे, कर्म अगर पुल्लिंग है तो पुल्लिंग देंगे। लेकिन भाववाच्य में पूरी तरह जब भी होगी तो क्रिया पुल्लिंग होगी, अन्य पुरुष में होगी, एक वचन में होगी, लेकिन काल उसका बदलेगा, काल उसका बदल जाएगा। एक वचन अगर वह वर्तमान काल में है तो वर्तमान काल में, भूतकाल में है तो भूतकाल में, भविष्य काल में है तो भविष्य काल में। आप लोगों को काल को विशेष रूप से पढ़ लेना होगा, क्योंकि आपके सिलेबस में जब पद परिचय की पढ़ाई होगी तो महत्वपूर्ण हो जाएगा कि लिंग, वचन, कारक, पुरुष, ये सारा और उसके भेद को आपको याद रखना होगा। मैं आपको अभी बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा कठिनाई स्टूडेंट्स को होती है पद परिचय देने में, क्योंकि पद परिचय के समय आप लोगों को छोटी छोटी बातों को, ये किस कारक में है, ये किस पुरुष में है, पुरुष के किस भेद में है, क्रिया का कौन सा भेद है, क्रिया विशेषण का क्या भेद है, ये सारा पढ़ना पड़ता है। तो आप अभी से यहाँ भी इसको ध्यान में रखेंगे और बाद में भी काम आएगा। मेरा विश्वास है कि वाच्य से संबंधित आपने ये सीख लिया है और वाच्य को आप समझ गए होंगे। और फिर अगर विशेष आवश्यकता होगी तो हम लोग और आगे देखेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद।